अस्सलामुअलैकुम मुज़म्मिल सॉफ्टवेयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सॉफ्टवेयर। तो नाज़रीन, आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे सजाएं हुई हैं आगे क्या होगा, माइनस इमरान खान नया टाउट, केपी में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने का फैसला, फिर उसके बाद दौरा कतर और आखिर में डाकिया कौन है, क्या पैगाम लेकर आया है। तो मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आज तो लंबा चौड़ा एजेंडा है आपके पास। बहुत ज़्यादा, और आपसे सारी बातें जानेंगे। आपको तो सब पता होता है, आपकी सारी खबरें दुरुस्त होती हैं। तो नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एटीसी फैसलाबाद ने आखिरकार जो है फैसला सुना दिया है। राना सनाउल्लाह के घर पर फैसलाबाद में जो हमला हुआ था उसको लेकर 59 रहनुमाओं को पीटीआई के सज़ाएँ दी गई हैं, 10-10 साल कैद। फिर अगर हम बात करें ज़ैन कुरैशी की और फवाद चौधरी की, उन समेत 34 जो रहनुमा हैं, मुल्ज़िमान हैं, उनको बरी कर दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए, जो मेन सवाल है वो तो ये है कि राना सनाउल्लाह का घर इटसेल्फ कोई फौजी तंसीब तो नहीं था। फिर ये जो मामला है, ये दहशतगर्दी अदालत में ये केस कैसे चला? देखें, मेरा घर भी उतना ही मुकद्दस है जितना कोर कमांडर का घर है। हुँ, अगर तो तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जी अच्छा, कोर कमांडर के घर को आग लगाने पर हमला करने पर तो दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चले। हुँ, लेकिन मेरे घर पे अगर वो हमला करें या राना सनाउल्लाह के घर पे हमला करें, तो फिर मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में नहीं चलना चाहिए। तो मैं ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं मानता। मेरी तो ये राय है कि अगर वो फ़ौजी तनसीबात पर हमला करें तो फिर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, फिर दहशतगर्दी की अदालत में नहीं चलना चाहिए। हुँ, और जब वो किसी आम शहरी के, चाहे वो राना सनाउल्लाह है, चाहे कोई भी है, उसके घर पे हमला करें तो फिर दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि घरों का तकद्दुस होता है। बजाय इसके कि आज तहरीक इंसाफ राना सनाउल्लाह से माफ़ी मांगे कि हमने आपके घर पे हमला किया, और ये कोई अच्छी सियासी रवायत नहीं है कि आप मुखालिफ सियासतदान के घर पे हमला करें। आप उसको तोड़ने की, आग लगाने की, वहाँ पे कर बदमाशी करने की कोशिश करें। देखें, 9 मई को इसी तरह उन्होंने मुस्लिम लीग हाउस पर भी हमला किया है। क्यों? आप मुखालिफ सियासी जमातों के दफातर और घरों पर क्यों हमला करेंगे? आप दहशतगर्द हैं, आप इस मुल्क में बदमाश हैं, आप समझते हैं किसी और को जीने का ना हक है, ना किसी और को सियासत करने का हक है। जो आपके ख़िलाफ़ खड़ा होगा आप उसको मार देंगे, ये क्या सियासत है? देखिए ना, हमें राना सनाउल्लाह के घर की पे हमले की मज़म्मत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? राना सनाउल्लाह के घर पर हमले की मज़म्मत करनी चाहिए। किसी मुखालिफ सियासतदान के घर पर हमला करने की हम तायद नहीं कर सकते। और जिन्होंने भी ये किया उन्हें सख्त सज़ा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो ऐसी है जैसे कोई जर्नलिस्ट या कोई आप मेरी राय से मुत्तफ़िक नहीं हैं हुँ। और आप समझती हैं कि मैं गलत मौक़िफ़ दे रहा हूँ, या मेरी राय से आप इख्तलाफ़ करते हैं और आप उठा के मेरे घर को आग लगा दें। नहीं, घरों को इम आग लगाना तो वाक़ई गलत है। इमरान खान साहब का तो यही मौक़िफ़ था ना कि हुँ, ये जो मेरे मुखालफिन हैं, इनके बच्चों को कोई रिश्ता ना दे, इनको कोई रोटी ना दे, इनके घरों पर हमले करो। ये क्या अंदाज़े सियासत था? मैं ये समझता हूँ कि उस अंदाज़े सियासत की ना सिर्फ मज़म्मत होनी चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने राना सनाउल्लाह के घर पे हमला किया है, उनको इस पर शर्मिंदगी भी होनी चाहिए सज़ाओं के साथ। ठीक सज़ाएँ हुई हैं। कोई कोर कमांडर का घर या फ़ौजी तनसीबात ज़्यादा मुक़द्दस नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लें आप राना सनाउल्लाह के घर के मुल्ज़मान को ना सज़ा देते, तो हम ये सवाल करते कि फ़ौजी तनसीबात पर मुल्ज़म पर हमलों के मुल्ज़मान को तो सख्त सज़ाएँ हैं, तो आम शहरी के घर पर हमले के मुल्ज़मान को सख्त सज़ाएँ नहीं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी के घर पर भी हमला हो, तो यही फैसला होना अच्छा चाहिए कि मैसेज दिया 10 साल इक्वालिटी कैद का। होनी चाहिए, ताकि लोगों को एक दूसरे के घर का तकद्दुस का ख्याल रहे और लोग एक दूसरे के घरों पर हमला ना करें। यानी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इक्वालिटी का मैसेज दिया गया है और एक एग्ज़ाम्पल सेट की गई है। तो मुज़म्मिल साहब, सज़ाएँ तो हो गई हैं, तो राना सनाउल्लाह की जानिब से क्या कुछ कहा गया है या आपको लगता है कि वो कोई बयान देंगे? देखिए, फवाद चौधरी और ज़ैन कुरैशी का भी आपने सवाल किया कि वो बरी हो गए हैं। जी, एक तो मैंने आपको कहा सज़ाओं का मौसम है? आप तो यही कह ठीक रहे है, हैं। और दूसरा कुछ लोग बरी हो रहे हैं, कुछ की बरियत का मौसम है। हुँ, शाह महमूद कुरैशी बरी हुए तो ज़ैन कुरैशी ने तो बरी मौसम तो होना। फिर बदल रहा है ना। देखें ना जी, शाह महमूद कुरैशी बरी हुए तो ज़ैन कुरैशी को सज़ा तो नहीं हो सकती थी।
और अगर फवाद चौधरी पहले 9 मई में भी बरी हुए हैं, अब भी बरी हुए हैं, वो फैसलाबाद से पहले भी बरी हुए हैं, अब भी बरी हुए हैं। तो कुछ लोगों के लिए हमें माफ़ी नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए सज़ाएँ नज़र आ रही हैं। तो सज़ाओं का मौसम है और भी सज़ाएँ आएँगी। ये इस सज़ाओं की का एक झक्कड़ चल रहा है और इसमें आजकल मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ। जी। आजकल तहरीक-ए-इंसाफ वाले ना जो अरकान हैं पाँव पड़े हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के कि यार हमें सज़ाएँ ना हो जाएँ, हमारी प्रोसिक्यूशन ना करें, मुझे माफ़ी कैसे मिल सकती है। हर बंदा माफ़ीनामा लेके फिर रहा है। अपने आप को बचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का हर सियासी रहनुमा इस वक्त अपनी जेब में माफ़ीनामा लेके फिर रहा है और कोई उनका माफ़ीनामा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। माफ़ियाँ जेब में रख के दोनों कान पकड़ के ये माफ़ियाँ मांग रहे हैं, कोई इनका माफ़ीनामा इनसे वसूल करने को और कबूल करने को तैयार नहीं। मुज़म्मिल साहब, बजट पेश हुआ, फ़ौजी ऑपरेशन हुआ, बजट पास हुआ, मारंग बलोच से मिलने कोई भी नहीं गया। ड्रोन हमलों की बात करें तो उस पर एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई। महमूद अचकज़ई जो हैं उनकी नामज़दगी पर एतराज़ हुआ। अब सियासी कमेटी ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि इस सियासी कमेटी की मीटिंग में एक रहनुमा ने यहाँ तक खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने बानी पीटीआई को गालियाँ तक दी हैं। तो माइनस इमरान और किसे कहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकती। हुकूमत इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकती। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से अगर कोई माइनस कर सकता है तो वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथी हैं। जब उन्होंने कहा केपी का बजट ना पास करें तो गंडापुर ने केपी का बजट पास किया। खुद अलीमा खान ने कहा आज इमरान खान माइनस हो गया। हुँ। इमरान खान ने ट्वीट किया कि ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया जाए। सब ने कहा हम ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे, हमें इमरान खान का फ़ैसला कबूल नहीं है। इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर कहा, पूरी पीटीआई ने कहा हमें कबूल नहीं है, हमें इमरान खान का फ़ैसला कबूल नहीं है। हुँ। इमरान खान मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम लोगों के रिश्तेदारों को टिकटें देंगे। मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच आ गई है कि हमारी पार्टी चल नहीं सकती जब तक हम इमरान खान को माइनस ना करें, और तहरीक इंसाफ की पूरी सियासी जमात मिलकर इमरान खान को तो माइनस कर मुज़म्मिल रही है। साहब, 1 मिनट, 1 मिनट। आप ये बताएँ, अगर चलिए माइनस कर दिया, हर चीज़ हो गई, उन्होंने सोच लिया है, उनके अंदर ये सोच डेवलप हो गई है कि खान है तो फिर हमारा तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो फिर खान के बाद अगला नंबर किसका होगा? कौन है जो पार्टी को लीड करेगा? क्योंकि नंद और भावच की लड़ाई तो सबके सामने अयां हो चुकी है। किसका पलड़ा भारी रहेगा? इस वक्त तो जो बात देखें, पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले वो कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अंदर थे, हुँ। उन्होंने सारा अख्तियार अपनी पार्टी को दे दिया। हुँ। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल ये मिलकर पार्टी चला रहे थे सारे, और वो लोग जेल में थे। पार्टी ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों को जेल से भी निकाला और इक़्तिदार का रास्ता भी बनाया। पीटीआई भी ये कहती है कि अगर इमरान खान सारे इख्तियार तहरीक इंसाफ को दे दें तो तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल से भी निकाल लेगी और इक़्तिदार का रास्ता भी बना हुँ। लेगी। लेकिन चूंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को या तहरीक इंसाफ की क़यादत को इख्तियार देने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो कहते हैं कि आपको कोई फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं, तो वो कहते हैं फिर हमसे तवक्को क्यों करते हैं कि हम खान को जेल से निकालेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि अगर आप हमें ये कहते हैं कि हमने खान को जेल से निकालना है तो फिर हमारी बात मानी जानी चाहिए। जब हमारी कोई बात ही नहीं मानी जा रही तो हम पर जिम्मेदारी भी नहीं है खान को जेल से निकालने की। वो कहते हैं सोशल मीडिया वाले अगर खान को जेल से निकाल सकते हैं तो वो निकाल लें, हमारे तो ना हमारी कोई बात। या आपकी ये खबर भी ठीक है कि वो एक सियासतदान, एक पीटीआई के गालियाँ रहनुमा निकाली ने हैं। इमरान खान के बारे में बड़ी लूज टॉक की है सियासी कमेटी में कि ये इनके फैसले जो हैं वो पार्टी को मरवा रहे हैं और हम सबको सजाएं करा रहे हैं, सबको मरवा देगा। अब पीटीआई की सियासी कमेटी में वो कहते हैं खान सबको मरवा देगा, खान से बचो, खान मरवा देगा, इमरान खान हमें मरवा देगा। पूरी पीटीआई अब बैक जुबान ये बात कह रही है कि इमरान खान हमें मरवा देगा, इमरान खान से बचो। तो मुज़म्मिल साहब, जिस तरह भी आपने नून लीग की बात की है कि जब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ दोनों जेल के अंदर थे तो पार्टी को इख्तियारात दे दिए गए थे। मरियम नवाज़ जो है, हमने देखा कि उस कड़े टाइम में उन्होंने किस तरह से पार्टी को लीड किया। तो नहीं नहीं, आपको मरियम नहीं उस लगता कि आपको नहीं लगता कि खान को अपना जानशीन या कोई भी जो पार्टी को लीड करे नामज़द कर देना चाहिए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल तो अब काम नहीं कर रहा? इमरान
मरियम नवाज भी जेल में थी, हमदा शहबाज भी जेल में थी, पूरा शरीफ फैमिली जेल में थी। शरीफ फैमिली तो देखे ना, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, सारे जेल में थे। कोई शरीफ फैमिली में से तो कोई बाहर था ही नहीं। सारा खेल तो पार्टी ने खुद बनाया, माइनस शरीफ फैमिली। आप बात समझें, ख्वाजा आसिफ लीड कर रहे थे, एहसन इकबाल लीड कर रहे थे, मरियम नवाज ने तो लीड किया आकर जब उनकी रिहाई हो गई है, उसी के बाद उसके बाद किया है। तो मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ जब सारे अंदर थे। तो इसलिए पार्टी की जो इज्तिमाई क़यादत होती है, पार्टी की जो लीडरशिप होती है, लोग इज्तिमाई दानी से फैसले करते हैं। खान साहब अपनी पार्टी को अख्तियार नहीं दे रहे हैं, वो समझते हैं मेरे सारे लोग गद्दार हैं। इमरान खान अपनी पार्टी पूरी को गद्दार समझते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी पार्टी को गद्दार समझते हैं। और अब आप देखें ना, पार्टी में से किसी को बनाने की बजाय उन्होंने महमूद खान अचकजई को बनाया, पूरी पार्टी उसके खिलाफ है। तो इसलिए खान साहब के फैसलों को, हम कहते हैं खान साहब के फैसलों को एस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं कर रही। मैं कहता हूँ खान साहब के फैसलों को तहरीक इंसाफ कबूल नहीं कर रही। एस्टेब्लिशमेंट की तो बहुत बात की बात है। पहले तहरीक इंसाफ तो इमरान खान के फैसलों को कबूल कर ले, फिर एस्टेब्लिशमेंट की बात बाद में कर लेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मुज़म्मिल साहब। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एजाजुल हक को लेकर। तो एजाजुल हक की जानिब से कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को, सीएम केपी को सबसे ज़्यादा गुस्से वाला समझा जाता था, लेकिन जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें तो वो बड़े नरम नज़र आए और उनकी जानिब से बारहा कई जगह पर ऑन द फ्रंट अलल ऐलान एतराफ़ किया गया इस बात का कि 9 मई वाले हम ही हैं और पीटीआई वाले मुलव्विस थे, तो अब माफ़ कर दिया जाए। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक और डेवलपमेंट हुई है कि शहबाज गिल जो है उन्होंने टाउट कह दिया एजाजुल हक को, और उन्होंने कहा है एजाजुल हक को सॉफ्ट लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन एजाजुल हक तो इटसेल्फ अपनी पार्टी ख़त्म करके पीटीआई में आए थे, फिर हर किसी को गालियां पड़ी हैं, कोई किसी को टाउट कह रहा है, तो आप क्या कहेंगे एजाजुल हक को? अच्छा, अब देखिए, एजाजुल हक साहब ने जो ज़्यादा मुतनाज़ बात की है वो ये कहा है कि 3 नवंबर को जब लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद था, इमरान खान ने एजाजुल हक की ड्यूटी लगाई हुई थी कि जनरल बाजवा से मीटिंग कराएं। देखिए, वो लॉन्ग मार्च था आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए। वो लॉन्ग मार्च कोई मुल्क में इंतखाबात के लिए नहीं था, वो लॉन्ग मार्च कोई इमरान खान के को बहाल कराने के लिए नहीं था। वो लॉन्ग मार्च जो था नवंबर वाला, वो था सिर्फ आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने से रोकने के लिए। और उस साजिश में जो आसिम मुनीर के मुखालिफ फौजी क़यादत थी वो शामिल थी। बाजवा साहब भी उस लॉन्ग मार्च की सहूलतकारी कर रहे थे, क्योंकि बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन चाहते थे, इसलिए वो डबल गेम कर रहे थे। इमरान खान के साथ भी बात कर रहे थे और उधर भी बात कर रहे थे, और ये लॉन्ग मार्च एक प्रेशर के लिए बाजवा साहब यूज़ कर रहे थे। लिहाजा ये बात ठीक है कि एजाजुल हक जो है वो जनरल बाजवा के साथ मुलाकात अरेंज करा रहे होंगे, बातचीत हो रही होगी। वैसे तो जनरल फैज़ उन दौर में भी इमरान खान को मिलते रहे हैं एज कोर कमांडर बहावलपुर, और ये फैज़ बाजवा मिल के ही सारा कुछ करा रहे थे आसिम मुनीर को रोकने के लिए। मैन सपोजेज गॉड डिस्पोजेज, वो कहते हैं मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना वाली बात है। ये सारे मिलकर आसिम मुनीर को रोक रहे थे और आसिम मुनीर मुल्क का आर्मी चीफ लग गया। तो जो एजाजुल हक साहब भी बात कर रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि उस वक़्त आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश में एजाजुल हक साहब भी शरीक थे। तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त जो एजाजुल हक ने इंटरव्यू दिया है उसके मुताबिक एजाजुल हक आसिम मुनीर को के खिलाफ साजिश करने वालों में शामिल थे। यानी उन्होंने अपने खिलाफ खुद ही एतराफ़ जुर्म कर लिया। खुद ही एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुझे साहब एक और बात बताएं चले, उनकी जानिब से एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया गया, उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि एक टर्म यूज़ की गई आई रिग्रेट, कि खान साहब को एक टाइम पर जो पहले मुज़ाकरात हो रहे थे 26 नवंबर से पहले, जो थोड़े बहुत मुज़ाकरात हुए थे ना, उसमें उनको कहा गया था कि चलें आप माज़रत ना करें, आप ये कह दें कि आई रिग्रेट ऑन व्हाट हैपेंड। तो क्या ये भी कोई बात है? क्या ये हुआ था ऐसा कि आप माफ़ी न तलाफ़ी ना करें, चले रिग्रेट ही कहते हैं कि मुझे अफसोस है? ये 9 मई से पहले ये जनरल बाजवा और उनके दरमियान है, इमरान खान के दरमियान, क्योंकि जनरल बाजवा को वो मीर जाफर और मीर सादक कहते रहे थे। और जब ईवान सदर में भी मीटिंग हुई तो उसमें जनरल बाजवा, एजाजुल हक ने कहा है कि ईवान सदर वाली मीटिंग्स में भी जो है बात मीर जाफर और मीर सादिक के ऊपर बाजवा साहब ने गिला किया। लेकिन उसके बाद इमरान खान बाजवे को ताहयात तौसीह देने के लिए तैयार थे
और बाजवा भी इमरान खान से गालियां खाकर तोसी लेने के लिए इमरान खान से बार बार बात वो कर तो रहा डबल था। गेम थी ना। डबल गेम थी, तो बाजवा इमरान खान को भी समझ थी कि इस तोसी के लिए मैं बाजवे को अगर गालियां भी निकालूंगा तो बाजवा वो गालियां सह लेगा। वरना जिसको आपने मीर जाफर मीर सादिक कहा हो वो आपको कभी मिले, कभी ईवान सदर में मिले, कभी आप परवेज लाई को आपकी तरफ भेजे। बाजवा साहब तो कहते थे गालियां दे दो, जो मर्जी दे दो, बस तोसी दे दो। उसके लिए उन्होंने अपना इदारा भी तबाह किया, खुद को भी तबाह किया। मुज़म्मिल साहब, आपसे जानना चाहूँगी, केपी में अगर रुख करते हैं तो जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर अपोजिशन के अराकीन से जो है स्पीकर ने हल्फ लेने का फैसला किया था, उसमें क्या डेवलपमेंट है, क्या कहेंगे? नहीं, वो जो वहां तो ऑपोजिशन है ना, मरकज में हुकूमत है। हम्म। ये सीटें तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और जेयूआई को मिली हैं वहां पे। ये दोबारा हलफ जो था ये पीटीआई का एक ट्रैप था कि ताकि अगर दोबारा हलफ लेंगे तो फिर कहेंगे कि जी ये इससे पहले तो मेंबर ही नहीं थे, तो इन्होंने सेनेट के इंतखाबात में गलत वोट डाला है, तो लिहाजा सेनेट के इंतखाबात दोबारा कराए जाएं और सेनेट के इंतखाबात को मुतनाज़ बना दिया जाए, सेनेट के सारे इंतखाबात को। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सेनेट के इंतखाबात भी गंडापुर और इन सब के दरमियान एक फ़िक्स मैच था, और ये हलफ वाली बात भी फ़िक्स मैच है, एक सियासी ड्रामा है। उन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वो हलफ पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर गवर्नर ने लिया, वो वैलिडेट है, उनकी तनख्वाहें उनको मिल रही हैं, उनकी मराहत उनको मिल रही हैं। बाकी सियासी ड्रामा पीटीआई चला रही है क्योंकि अब उसने अपनी लोगों के सामने इज्जत भी बचानी है। लेकिन आप सबको पता है केपी में जो सेनेट के इंतखाबात थे वो एक फ़िक्स मैच था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और उसमें ये भी बातें आई कि लोग बैलेट पेपर बाहर ला के गंडापुर को देते थे और गंडापुर बाद में डलवाते थे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से वो सेनेट में इलेक्शन हुए। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि केपी में कोई बड़ा सियासी बहरान आ रहा है, एक सियासी ड्रामा चल रहा है, वो चलता रहेगा। मुज़म्मिल साहब, पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट की गई है कि लेट मी रेट इट प्रिसाइजली वर्ड टू वर्ड, मुबारक हो, डाकिया खबर लाया है कि माफ़ी की अब ज़रूरत नहीं, बस फौज के खिलाफ कोई बात ना करें और ना ही किसी को करने दें। डाकिया साहिब, पहली बात तो ये कि इमरान खान पूरी फौज के खिलाफ बात नहीं करते, सिर्फ आसिम ला के बारे में बात करते हैं जो जुल्म की हर हद को पार कर चुका है। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया आज़ाद है, हर शहरी के जिसके पास स्मार्टफोन है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय देता है, तो इसको कैसे डीकोड करेंगे आप? पहली बात तो ये है कि फ़ौज का निज़ाम समझें। जब आप फ़ौज के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, क्योंकि फ़ौज एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, उसकी कमान में है। ये तो नहीं हो सकता कि किसी कमान में के लीडर को आप आर्मी चीफ को गालियां देते रहें और कहें कि हम फ़ौज को नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ किसी आर्मी चीफ को के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करना या गालियां देना या उसके ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाना, दरअसल फ़ौज के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाना है, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। हम आर्मी चीफ को और फ़ौज को अलग अलग नहीं देख सकते। आर्मी चीफ और फ़ौज एक ही हैं। आप इनको अलग अलग देखेंगे तो आपके लिए भी मसाइल होंगे और मुल्क के लिए भी मसाइल होंगे। अब कोई डाकिया खबर लाया, कोई डाकिया खबर नहीं लाया। ये बात तो पहले दिन से सब तहरीक इंसाफ को समझा रहे हैं कि यार ये फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ठीक बात नहीं है। ये बात तो तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी तहरीक इंसाफ को समझा रहे हैं कि यार ये सोशल मीडिया बंद करो, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करो, आप सियासत करें, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना करें, आप सियासत करें सियासी मैदान में सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये भी एक जो ट्वीट है ये फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ट्वीट है। ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने के लिए ऐसे ट्वीट किए जाते हैं। नई चाल है। ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने का एक टूल है। समटाइम्स आप ऐसी बात करके भी बयानिया बना रहे होते हैं, आप एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे होते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। आप आसिम मुनीर को और फ़ौज को अलग अलग कैसे साबित कर सकते हैं? इनको ये आइडियाज़ कौन देता है? नहीं, ये आइडिया कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स देते हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में ना इन ऐसे आइडियाज़ का पीटीआई को पहले फ़ायदा हुआ है, ना आगे फ़ायदा होगा। ये ट्विटर से इनकलाब नहीं आ सकता। मैं बड़ी सिंपल बात ये कहता हूँ, इनको इनकलाब लाने के लिए पाकिस्तान की सड़कों पे आना पड़ेगा। अमेरिका और लंदन में बैठ के ट्विटर से इनकलाब नहीं आ सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कतर के दौरे पर जा रहे हैं और ख़बर ये है कि वो एलएनजी के 5 कार्गो शिप्स जो हैं उनकी बुकिंग को कैंसिल कराने के लिए जा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो
काफ़ी मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। तो आप ये बताएं कि सौदा किसने और क्यों किया था, मकसद क्या था? ये सौदा इमरान खान साहब ने किया था नदीम बाबर साहब को जब उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया था, हम्म। जो खुद आईपीपी के एक मालिक थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। मतलब आपने आईपीपी के मालिक को खुद ही जो है वो बना दिया मुल्क का पेट्रोलियम मिनिस्टर। और ये सौदे नदीम बाबर ने किए हुए हैं जो अब मुल्क से फरार हो चुके हैं और इमरान खान के दौर के हैं, जिनकी कीमत आज पाकिस्तान अदा कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको ये समझना चाहिए कि ये करप्शन ज़्यादा सौदे थे। वैसे तो आप शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ तो एलएनजी का करप्शन नहीं साबित कर सके, लेकिन ये एक फ़िट केस है कि आपने पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाया है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।